बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो था मिड के बाद सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको बुक चैप्टर प्रोवाइड करूंगा मैं। इस प्रेजेंटेशन में जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी मेन हेडिंग्स हैं, मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे हम। उसके बाद आप रीडिंग करें, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम फिर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिक मैटर को डिफाइन हम कर सकें, हमें पता हो कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है। उसके बाद ग्लोबल कार्बन साइकिल का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। फिर हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को अफेक्ट करते हैं। के बाद कुछ प्रैक्टिसेस के बढ़ाया कैसे कैसे जा सकता है। फिर कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन इसकी कैसे होती है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। आपने सुना होगा लफ्ज नामियाती मादा। तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब ये है कि हर वो मटेरियल जो लिविंग सोर्स से है। इसमें दो टर्म्स यूज होंगी। समटाइम्स आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल, समटाइम्स आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मटेरियल रेफर्स टू all those materials which are coming from living organisms, and the organic matter, soil organic matter, is those materials which are no part of the soil। कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो अब सॉइल के अंदर हम ऐड कर चुके वो किसी ना किसी स्टेज पे हैं डिकम्पोजिशन की, तो हम उसको कहते हैं दैट्स सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल that consists of three parts: plant residues and small living organisms, actively decomposing matter, and humus। तो किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के ये तीन पार्ट्स हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो आप देख रहे होंगे अभी पड़ा है, पत्ते हैं जैसे। कुछ ऐसा है जो डिकम्पोजिंग मैटर है, जो डिकम्पोज हो रहा है किसी न किसी स्टेज पे है। और कुछ ऐसा मटेरियल होगा ह्यूमस, जो कोलाइड्स में हमने पढ़ा था कि डिकम्पोज हो चुका, अब उससे ज़्यादा डिकम्पोज नहीं हो सकता, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। नीचे भी डेफिनेशन यही है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस by definition contain the element carbon, and on average carbon comprises about half of the mass of soil organic matter. Organic matter in the world's soil profiles contain 4 to 6 times as much carbon as is found in the world's vegetation. Soil organic matter therefore plays a critical role in the global carbon balance, a balance that largely controls global climate change. तो ये सारा मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम्प्लेक्स है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि हर वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन है, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड ऑन एन एवरेज जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसका हाफ पोर्शन दैट इज कार्बन। तो अगर एक एस्टिमेट किया जाए तो पूरी दुनिया में जमीन पे जितना सॉइल में कार्बन है वो टोटल वर्ल्ड वेजिटेशन का 4 से 6 गुना जो है वो कार्बन सॉइल्स में पाई जाती है। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कार्बन बैलेंस में। ये क्या है, ये अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर कैसे रोल प्ले करता है। अच्छा, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की, ज़रूरी क्यों है। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ाएं, लोग गोबर की खाद डालते हैं या प्लांट मटेरियल्स होते हैं उनको हल चला दिया जाता है, रोटावेट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके डिफरेंट हमने अभी पॉइंट्स बना लिए।
सबसे पहला ये है कि this ever-changing soil component exerts a dominant influence on many soil physical, chemical, and biological properties and ecosystem functions of soil. सबसे पहली बात तो ये है कि ये चेंज होता रहता है कंपोनेंट, ये कभी मुस्तकिल नहीं होता ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज इट कंटिन्यूज डिकम्पोजिशन, बट इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. Soil organic matter provides much of the soil's cation exchange capacity and water holding capacity. जो cation exchange capacity है, ये previous lectures में हमने डिस्कस किया कि सॉइल में कितने नेगेटिव चार्जेस हैं. तो ह्यूमस जो है that has plenty of negative sides and it has the ability that cations are absorbed on it and exchanged by the other cations present in soil solution. इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा होती है. पानी को एब्सॉर्ब करता है और जब ज़रूरत होती है पौधे को उस वक्त रिलीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स. सॉइल एग्रीगेट्स आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी फिर से समझ लेते हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये इनका आपस में जुड़ा हुआ होना, आसान लफ्जों में. तो अगर ये आपस में जुड़े हुए हों, एग्रीगेट्स बने हुए हों, स्टेबल एग्रीगेट्स हों, तो हम कहते हैं कि सॉइल की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है. तो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं नामियाती मादा में जो स्टेबल एग्रीगेट्स को बनाते हैं. तो जिस जमीन में ऑर्गेनिक मैटर कम हो वहाँ स्टेबल एग्रीगेट्स नहीं बनते, बड़े बड़े क्लॉट्स बनते हैं. अच्छा, सैंडी सॉइल्स आप देखेंगे उनमें एग्रीगेशन होती नहीं है, तो उनमें भी अगर ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड करते हैं तो एग्रीगेट्स बेटर बनते हैं. उनसे एरेशन भी बेटर होती है, उनसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेटर होती है. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आल्सो कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड एक्ट्स एज अ स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट स्टोर हाउस, स्पेशली फॉर नाइट्रोजन. नामियाती मादा इसमें बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं. अब बेसिकली है क्या, ये वही प्लांट्स हैं या माइक्रोब्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, वो इसलिए कि जो प्रोटीन्स हैं, बेसिकली प्रोटीन्स में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगी तो नाइट्रोजन रिलीज होगी. Soil organic matter also contains large quantities of plant nutrients and acts as a slow, ये again repeat हो गया, sorry for that. Furthermore, organic matter supplies energy and body building constituents for most of the organisms whose nature and activities are in the soil. ये यहाँ मिसिंग है कि सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उससे एनर्जी लेते हैं और अपनी बॉडी के पार्ट बनाते हैं. तो ये एक नेचुरल सिस्टम है. एक्टिविटीज़, माइक्रोब्स की एक्टिविटी, इकोसिस्टम जो है वो उसको बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी होता है. इसके अलावा certain organic compounds found in soils have direct growth stimulating effects on plants. कि काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रखते हैं. आइदर दे आर रिलीजिंग सर्टन केमिकल्स विच आर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स. तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो तो प्लांट्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है. इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया. इरोजन प्रिवेंशन, जिन ज़मीनों में जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होती है वहाँ पे इरोजन कम होती है. इरोजन क्या होती है? दैट्स द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर. जैसे आंधी चलती है, मट्टी उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, सैलाब आते हैं, मट्टी बहा के जाते हैं. तो अगर ऑर्गेनिक मैटर लेवल ज़्यादा हो किसी सॉइल में, वहाँ पे इरोजन कम होती है. अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं ग्लोबल कार्बन साइकिल की तरफ. ये थोड़ा सा एक समझ लें. ग्लोबल कार्बन साइकिल मीन्स कि कार्बन कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, और कौन से उसके सोर्सेज हैं और कहाँ कौन से उसके सिंक्स हैं. सिंक मीन कहाँ पे वो डंप होती है. तो अगर आप यहाँ देखें बिलो ओशंस, सो ओशंस आर बेसिकली source and sink as well.
सोर्स क्या है कि वहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो रिलीज एटमॉस्फेयर में गैसेस जाती हैं, दैट्स 102 पीटाग्राम्स। अच्छा, एटमॉस्फेयर से जो ओशंस में आ रहा है दैट्स 105 पीटाग्राम। इस तरह फॉसल फ्यूल्स जो हम ज़मीन से ले रहे हैं, कोयला हो गया या फ्यूल जो है हमारा, और हमारे इंडस्ट्रीज हैं, फॉसल फ्यूल्स से हम एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इसी तरह जो वेजिटेशन है हमारी, दैट कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड in the form of photosynthesis, and in the form of respiration also adds some carbon dioxide in the atmosphere. अच्छा, वेजिटेशन का कुछ पोर्शन जो है 60 पीटाग्राम ये सॉइल में ऐड होता है रूट्स के जरिए या ऑर्गेनिक मैटर के जरिए, और सॉइल्स आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो अगर एक बैलेंस हम देखें, एंड रिजल्ट ये है कि एटमॉस्फेयर में 225 पीटाग्राम एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, जबकि 215 पीटाग्राम जो है वो रिमूव होती है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें या यहाँ से पढ़ लेंगे तो ये आसान है समझना इससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में कैसे बढ़ रहा है। दैट इज द ग्लोबल कार्बन साइकिल। सो वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि रोल ऑफ इन्वेरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को अफेक्ट करते हैं। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्लाइमेट, सॉइल टेक्सचर एंड वेजिटेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो क्लाइमेट बेसिकली सबसे पहले इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि जहाँ जो मौसम होता है वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को। तो जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट्स फास्टर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे ज़मीनों में नामियाती मादा बहुत थोड़ा है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, ड्यू टू वार्म, ड्यू टू हॉट एरिड क्लाइमेट। तो अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, वहाँ भी डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एज़ कम्पेयर टू कूल ड्राई क्लाइमेट्स, आप ठंडे इलाकों में देखेंगे वहाँ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। दिस फैक्टर इज लिंक्ड आल्सो विद वेजिटेशन। ऐसी जगह जहाँ पे कूल ड्राई रीजन्स हैं वहाँ वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। वेजिटेशन ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह फॉरेस्ट सॉइल्स में भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। अच्छा, सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मीन्स रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जैसे कि आप जानते हैं, तो ऐसी ज़मीन जिसमें एरेशन ज़्यादा होगी, सैंडी सॉइल्स जिनमें ज़्यादा एरेशन होगी, तो उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और वो स्पीड अप करती है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। तो इन दैट वे सॉइल टेक्सचर अफेक्ट्स द ऑर्गेनिक मैटर। अब हम मैनेज कैसे कर सकते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को? काफ़ी सारे हमारे प्रोसेस हो सकते हैं। हम क्रॉपिंग सिस्टम को बेटर कर सकते हैं कि क्रॉप्स के दरमियान कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाई जाएं जिनको हम ज़मीन में ही बरी कर दें ताकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए। रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग टिलेज, ज़ीरो टिलेज एक प्रैक्टिस है, या कम हल चलाएं। हल कम चलाने से ये होगा कि ऑक्सीडेशन कम होगी, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कम होगी। रिड्यूस इरोजन, इरोजन कम हो, जैसे दरख्त लगाए जाते हैं ताकि हवा का जो प्रेशर है वो कम हो और मिट्टी कम उड़े। इरोजन कम होगी तो ऑर्गेनिक मैटर के लॉसेस कम होंगे। सॉइल टेस्ट एंड फर्टिलाइज प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली सॉइल के टेस्ट करवाए जाएं और फर्टिलाइजर्स जो अप्लाई करने हैं वो अप्लाई किए जाएं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ भी मुतासर ना हो, सॉइल का नामियाती मादा भी मुतासर ना हो। तो समटाइम्स ये होता है कि आप ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी है क्रॉप्स की ड्यू टू हाई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर, आप फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई कर रहे, तो एट द एंड क्या है कि न्यूट्रिएंट रिजर्व्स भी खत्म हो रहे होते हैं ज़मीन में। यूज़ ऑफ पेरिनियल फॉरेजेस, सदाबहार जो ग्रासेस हैं या कोई ऐसी पौधे लगा सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा सकें। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन क्या है और डीकम्पोजिशन क्या है।
सबसे पहले हम थोड़ा कंपोजिशन समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर में है क्या क्या चीज़। सो जो प्लांट रेजिड्यूज हैं, बेसिकली सॉइल में प्लांट रेजिड्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। पौधों की बाकियात, कि एक जब फसल आपने हार्वेस्ट की, जो जड़ें बच गई, ये जो पौधे गिर गए या पत्ते गिर गए, उनमें क्या होता है। सो ग्रीन प्लांट टिश्यूज जो हैं, दे मोस्टली कंटेन 60 to 90% वेट बाई वाटर बाई वेट, ज़्यादा पोर्शन पानी का होता है। तो जो ड्राई मैटर, दैट्स ओनली 25%। अब इस ड्राई मैटर में क्या चीज़ें हैं, दो तरह से हम देख सकते हैं। एक एलिमेंटल कंपोजिशन, एक एलिमेंट्स कौन से ड्राई मैटर में, और एक हम देख सकते हैं कि टाइप ऑफ कंपाउंड्स क्या है, कौन से कंपाउंड्स हैं। सो एलिमेंटल कंपोजिशन में आप देखेंगे तो कार्बन का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, दैट्स 42%, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ऐश मींस मिनरल्स, 8% मिनरल्स भी मौजूद हैं। अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कौन से हैं, तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा है इसमें, हेमीसेलुलोसिस हैं, लिग्निन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, शुगर्स, स्टार्च, फैट्स एंड वैक्सेस। तो ये these are the types of organic compounds which are present in the dry matter of plant residues. अब इनको, ये जो क्लासेस थी, ये इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स these are मैक्रोमोलिक्यूल्स जो डिफरेंट मोनोसैकराइड्स या मोनोसैकराइड से मिलके बनते हैं, पॉलीसैकराइड्स। तो दीज आर द शुगर्स, बेसिकली शुगर्स, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये ऑर्गेनिक जो है प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बड़ा पोर्शन जो है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कुछ प्लांट पार्ट्स ऐसे हैं जैसे सीड्स हैं या लीफ कोटिंग्स हैं, उनमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस भी होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, बिकॉज कि ये वाटर रिपेलेंट इन नेचर होते हैं, इनकी जो डिकम्पोजिशन है वो थोड़ा स्लो होती है। रूट्स आर especially significant as sources of soil organic matter and tend to decompose more slowly than shoot tissues because of different compounds in the roots as compared to the shoots. अच्छा, एक और कंपोनेंट लिग्निन। Lignins are the complex compounds with multiple ring type phenol structures, are components of plant cell walls. प्लांट सेल वॉल्स में लिग्निन पाया जाता है। और लिग्निन जो जैसे प्लांट्स मैच्योर होते हैं उनमें लिग्निन बढ़ता है। जो वुड है, वुड को आप देखते हैं उसमें लिग्निन ज़्यादा होते हैं, वुड बिकम वुडी टिश्यूज लिग्निन से भरे होते हैं, तो इसकी भी डिकम्पोजिशन स्लो होती है एज कम्पेयर टू जो यंग लीव्स होते हैं या जो मैच्योर प्लांट्स नहीं है, छोटे पौधे। इसके अलावा अदर पॉलीफिनोल्स सच एज टैनिन्स may comprise as much as 6 to 7% of the leaves, roots and bark of certain plants. In many types of tree leaves, much of the cellulose is encased in lignin. Lignin is often observed to decompose much more slowly than other little components, as relatively few microbes can produce enzymes to break it down. ये लिग्निन की डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है क्योंकि कुछ माइक्रोब्स ही ऐसे एंजाइम पैदा कर सकते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करें। प्रोटीन्स भी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। प्रोटीन्स contain about 16% nitrogen and smaller amounts of other essential elements such as sulfur, manganese, copper and iron. तो जब प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन होती है, स्पेशली नाइट्रोजन रिलीज होती है आराम से, और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल होती है, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है कि कौन से कंपाउंड्स किस रेट से डिकम्पोज होते हैं, यहाँ एक हमने लिस्ट बना दी कि ऑर्गेनिक मैटर में शुगर्स हैं, स्टार्च हैं, सिंपल प्रोटीन्स हैं, क्रूड प्रोटीन्स हैं, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, लिग्निन्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स भी हैं। तो जो ये एरो शो करता है कि ये ऊपर वाले इनकी रैपिड डिकम्पोजिशन है, जैसे आप नीचे जाते हैं वेरी स्लो डिकम्पोजिशन है। तो ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिनमें शुगर्स ज़्यादा है, उनकी डिकम्पोजिशन ज़्यादा है।
लिग्नेंस और फिनोलिक कंपाउंड जिनमें ज़्यादा उनकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है। अच्छा, इसके बाद कि डिकम्पोजिशन होती क्या है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स आसान लफ्जों में कि गलना सड़ना। ऑर्गेनिक मैटर जो है कैसे गलता सड़ता है, इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है। तो दो तरह की डिकम्पोजिशन हो सकती है, एक एरोबिक सॉइल्स में, एक एनारोबिक। एरोबिक मीन्स हवा की मौजूदगी में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक टिश्यू को जब एरोबिक सॉइल में डाला जाता है या ऐसी ज़मीनें जहाँ एरेशन ज़्यादा हो, पानी खड़ा हुआ ना हो, जब पानी होता है तो एरेशन नहीं होती, वहाँ पे 4 जनरल प्रोसेस होते हैं: ऑक्सीडेशन, रिलीज, सिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन। इन चारों को हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एंजाइमेटिकली ऑक्सीडेशन मीन्स एंजाइम्स के जरिए ऑक्सीडाइज होना। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और जो बायोमास है वो मीन्स डिकम्पोज होता है और माइक्रोब्स बनते हैं, माइक्रोब्स की जो बॉडीज हैं वो बनती हैं। तो ये प्रोसेस सारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा, रिलीज। Essential nutrient elements such as nitrogen, phosphorus, and sulfur are released and are immobilized by a series of specific reactions that are relatively unique for each element. So first point था oxidation, second point is release. Release means elements का, nutrients का release होना। जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। अच्छा, अब ये जो रिलीज होंगे या तो ये प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएंगे, प्लांट्स अपटेक करेगा, या इनकी इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मीन्स ये किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाए कि पौधे को अवेलेबल ना हो। वो क्या हो सकती है, या तो ये माइक्रोब्स की बॉडी का पार्ट बन जाए, पौधे को अवेलेबल ना हो, या ये कोलाइड्स पे जहाँ आयन एक्सचेंज होता है वहाँ पे जाके अटैच हो जाए। कुछ एलिमेंट्स पॉसिबल है ना, तो उसको हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन होगी उसकी। अच्छा, थर्ड इज सिंथेसिस। न्यू कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रोब्स as cellular constituents or as breakdown products or secondary metabolites। कि जब इनिशियल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो नए कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, और या तो माइक्रोब्स की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, या एक कोई कुछ कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होकर कोई और कंपाउंड्स बन रहे हैं सॉइल में। एंड फोर्थ इज some of the original plant compounds, their breakdown products and microbial compounds become physically or chemically protected from further microbial decay by interactions with the soil environment। ये कुछ ओरिजिनल कंपाउंड्स, उनकी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स या माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, वो फिजिकली और केमिकली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं सॉइल इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के साथ, उनकी डिके नहीं होती। तो दैट वाज द प्रोटेक्शन। तो यहाँ हमने 4 प्रोसेस समझे: ऑक्सीडेशन, रिलीज, सिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसको थोड़ा सा समझ लें कि वेल एरेटेड सॉइल्स में, ऐसी ज़मीनें जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है या हवा ज़्यादा होती है, पानी खड़ा हुआ नहीं होता, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन जल्दी होती है। वो कैसे होती है? All organic compounds found in plant residues are subject to oxidation. Since the organic fraction of plant materials is composed largely of carbon and hydrogen, the oxidation of the organic compounds in soil can be represented as, ये एक इक्वेशन है, ये एक कंपाउंड जो शो कर रहा है, दैट्स द कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जब ऑक्सीजन मिलती है, एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोब्स एंजाइम्स पैदा करते हैं, तो रिजल्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, वाटर बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये एक जनरल रिएक्शन है। इंटरमीडिएट स्टेप्स बहुत सारे होते हैं इसमें, यही बात यहाँ करें कि मैनी इंटरमीडिएट steps are involved in this overall reaction, and it is accompanied by important side reactions that involve elements other than carbon and hydrogen। कि इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी होते हैं और बहुत सारे साइड रिएक्शंस भी होते हैं
कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये एक जनरल सी इक्वेशन है। बेसिक रिएक्शन यही होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अच्छा, अगर ऐसी एक कंडीशन हो कि एनारोबिक सॉइल्स हो, मींस ऑक्सीजन डिप्लीट हो, ना हो ऑक्सीजन, कि जब किसी ज़मीन में पानी ज़्यादा हो, आपने वाटर सप्लाई किया हुआ, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऐसी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कैसे होगी? तो ऐसी ज़मीनों में एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं होते। So in such soils, anaerobic or facultative organisms become dominant. Anaerobic organisms ज़्यादा होते हैं। Wet anaerobic soils tend to accumulate large amounts of partially decomposed organic matter for two reasons. तो ऐसी ज़मीनों में आप अक्सर देखोगे स्मेल भी होती है, नामियाती मादा हो, बिकॉज उसमें पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, फुली डिकम्पोज नहीं होता। उसकी दो वजूहत हैं। फर्स्ट, under low oxygen or anaerobic conditions, decomposition takes place much more slowly than when oxygen is plentiful. कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू व्हेन ऑक्सीजन इज फुल। सेकंड रीजन, certain products of anaerobic metabolism are toxic to many microbes, acting as a preservative for organic matter. कि जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है उसकी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स टॉक्सिक होती हैं माइक्रोब्स के लिए, और वो जो माइक्रोब्स के लिए टॉक्सिक होती हैं तो उसके रिजल्ट में ये है कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कम होती है। अच्छा, द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड मीथेन गैस। ये अभी मैंने जो बात की कि जहाँ पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे और वहाँ पे गले सड़े पत्ते भी पड़े हों, इवन आपका जो घरों से वेस्ट मटेरियल है उसमें बारिश का पानी आता है तो स्मेल पैदा हो जाती है, वो बेसिकली इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन की वजह से होती है। कि जब पार्शियल डिकम्पोजिशन होती है तो ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स और मीथेन गैस पैदा होती है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन रिलीजेस relatively little energy for the organisms involved. Therefore, the end products still contain much energy. For this reason, alcohol and methane, which are produced by anaerobic decomposition, can serve as fuel. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अभी भी एनर्जी होती है, बिकॉज एनर्जी कम रिलीज होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन में। तो यही रीज़न है कि जो अल्कोहल और मीथेन है ये एज ए फ्यूल काम करते हैं, बिकॉज दे कंटेन मच एनर्जी। इनमें बॉन्ड्स अभी मौजूद होते हैं, कार्बन मौजूद होती है। Some of the products of anaerobic decomposition are of concern because they produce foul odors or inhibit plant growth. तो कुछ कंसर्न्स प्लांट ग्रोथ के लिए ये है कि एक तो स्मेल बहुत बुरी होती है, दूसरा प्लांट ग्रोथ की इनहिबिशन होती है, रोकते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन, इसलिए इफेक्टिव नहीं होती। The methane gas produced in wet soils is greenhouse gas and a major contributor to climate change. The following reactions are typical of those carried out in wet soils by various pathogenic bacteria and archaea. So एक ये जनरल रिएक्शंस हैं कि प्रोपियोनेट प्लस वाटर, जब वाटर की मौजूदगी में बैक्टीरिया काम करते हैं तो एसीटेट प्लस कार्बन प्लस मीथेन गैस बनती है। इसी तरह कुछ और कंपाउंड्स हैं, बैक्टीरिया जब काम करते हैं तो मीथेन बनती है। जब मींस रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो CO2 भी उसको बैक्टीरिया जो यूज़ करते हैं और मीथेन गैस बनती है। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में मीथेन ज़्यादा रिलीज होती है और वो क्लाइमेट में भी जाती है। सो दैट वाज ऑल। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। ये 10 फैक्टर हैं। ऑर्गेनिक मैटर का लेवल कितना है, कल्टीवेशन ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, मॉइस्चर, पीएच, सॉइल डेप्थ, एरेशन, टेक्सचर, सॉइल सैलिनिटी एंड CN रेशो, ये सारे फैक्टर्स, ये आपको मैं मटेरियल दूंगा, ये उस बुक में डिटेल से लिखे हुए हैं। अब ये आपने खुद पढ़ने हैं, जो उसमें पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप
many things will be clear here.